हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देख पाए थे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट हो गया। इस वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनके क्या उनकी विशेषताएं होती हैं उनकी डिसेबिलिटी के आधार पे, और क्या कारण होते हैं उनकी डिसेबिलिटीज़ के। मतलब जो मेनली जो इतने भी टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड हमने पीछे देखा था उनको अब हम यहाँ आगे एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग श्रवण बाधित बालकों के बारे में पढ़ेंगे। हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड और हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधिता या श्रवण अशक्तता से ग्रसित बालक क्या होती है ये श्रवण बाधिता। जब कोई व्यक्ति सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम पाया जाता है तो उसे अक्षम कहा जाता है और इस अवस्था को श्रवण क्षतिग्रस्तता कहते हैं। मतलब यहाँ पर कि वो व्यक्ति किसी ध्वनि को कितना नहीं सुन पा रहा है इससे मतलब नहीं, अगर वो उसे सामान्य ध्वनि को सुनने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो इस प्रकार की समस्या से ग्रसित व्यक्ति को श्रवण आसक्त व्यक्ति या श्रवण क्षतिग्रस्तता से ग्रसित व्यक्ति कहा जाता है। हमारे देश में इस समस्या से ग्रसित हर आयु के लोग पाए जाते हैं, जिनके बहुत सारे कारण हैं, अनेकों कारण हैं। हमारे यहाँ जो 60 बच्चे लगभग रोज़ पैदा होते हैं। ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है, अभी इसके समय में ये आंकड़ा और अधिक भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये जो आंकड़ा है ये पुरानी किताब से लिया गया है। तो लगभग 60 बच्चे रोज़ जो है वो श्रवण दोष वाले पैदा होते हैं, जिनमें 2% अति अल्पग्रस्तता, 25% अल्प, 19% अल्पतम और 42% गंभीर एवं 12% अति गंभीर रूप से इस समस्या से ग्रसित होते हैं। इनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु मानव संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। मतलब कि इनको शिक्षित करने के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए जीवन के किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में, आर्थिक अर्जन के क्षेत्र में टीचर्स को और लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है जो कि इनको शिक्षित और प्रशिक्षित कर सकें, जिससे इनका पुनर्वास किया जा सके, इनके लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जिसमें वो शिक्षित हो सकें और जीवन जीने योग्य बन सकें। ऐसा आसान वातावरण तैयार किया जा रहा है, इसमें आराम से अपनी शिक्षा, अपने आने वाले जीवन की तैयारी कर सकें और ये करते समय इन्हें किसी भी प्रकार की बाधा ना महसूस हो। आगे हम लोग देखते हैं श्रवण बाधिता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी ये पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं इनको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है इस टॉपिक के अंतर्गत, और जहाँ तक संभव हो आप इनको डील भी कर लीजिएगा ताकि आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाए। अगर ये टॉपिक्स लॉन्ग में आता है तो भी, अगर ये शॉर्ट नोट्स में आता है या ऑब्जेक्टिव में आता है तो भी आपका जो है ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। आगे हम लोग देखते हैं कि श्रवण बाधिता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है श्रवण बाधिता का वो है प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि संबंधी प्रदूषण जो है आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इसका प्रमुख कारण है। जो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स या ईयरफोन्स जो कानों में लगाते हैं और उसको ज़रूरत से ज़्यादा साउंड में सुनते हैं, या बहुत ज़्यादा ईयरफोन्स का यूज़ या इसी तरह के और अन्य किसी भी प्रकार के साउंड वाले वातावरण में बहुत देर तक रहना, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो, या इतनी मात्रा से ज़्यादा हमारे जो कान की सुनने की सामान्य क्षमता है लगभग ये 60 हर्ट्ज में रहते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर कहीं पर ध्वनि है और हम ऐसे वातावरण में बहुत देर तक हैं या इस तरह की ध्वनि को हम ज़्यादा देर तक सुन रहे हैं तो इससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, और जो कि हमारे कानों के पर्दों के लिए हानिकारक होता है और ये हमारे अंदर बहरेपन का एक प्रमुख कारण बनता है, या श्रवण बाधिता का एक प्रमुख कारण बनता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के अलावा भी और बहुत से कारण हैं जो श्रवण बाधिता के कारण हैं।
जिसमें सबसे पहले है जन्म से पूर्व के कारण। जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था के दौरान, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस समय भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण किसी बालक में, किसी बच्चे में जो है श्रवण बाधिता या श्रवण अशक्तता पैदा हो जाती है या उसमें बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अनुवांशिकी, हेरिडिटी, जो ऐसे गुण जो बच्चों को अपने माँ बाप से मिलते हैं। तो माँ बाप में जो भी गुण या जो भी समस्याएं होती हैं वो जब बच्चों में आती हैं तो इसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। अगर माँ बाप में ऐसी समस्या है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बच्चे में भी हो जाएगी। दवाओं का बहुत ज़्यादा उपयोग, छोटी छोटी बात पे दवाएं लेना, ये सब भी जो है कि श्रवण बाधिता या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी के कारण हो सकते हैं। रूबेला नामक बीमारी भी अगर गर्भावस्था के दौरान बच्चे की माँ को होते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है श्रवण बाधिता का। इसके अलावा संक्रमण या छूत रोग, कुपोषण या भूखमरी, ये भी कारण हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान बालक के या जो बच्चे की माता है उनमें अगर ऐसी समस्याएं हैं तो इसके कारण भी बच्चे में श्रवण बाधिता आ सकती है। इसके बाद है जन्म के समय के कारण। जब बच्चा गर्भावस्था के पश्चात जब वो दुनिया में आता है, जब वो पैदा होता है, उस समय भी अगर उसके पैदा होने के दौरान कुछ सावधानियों को नहीं रखा जा रहा है या जो उसका पैदा होने की जो उसका प्रोसेस है उस समय अगर उसको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से या माँ बाप की लापरवाही की वजह से, अगर उसके नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी दिक्कत आती है तो ये भी एक कारण हो सकता है उसमें किसी भी प्रकार की बाधिता या अशक्तता का या श्रवण बाधिता को पैदा होने का। आगे स्टूडेंट्स, जन्म के बाद के कारण। जब बच्चा गर्भावस्था या के बाद पैदा हो गया, मान लीजिए, उसके बाद भी बहुत से ऐसे कारण हैं कि जिसके कारण बालक में, किसी बच्चे में श्रवण बाधिता या बहरेपन की शिकायत आ सकती है, जिनमें प्रमुख हैं मेनिंजाइटिस नामक बीमारी, कर्णरोध की जो समस्या होती है वो बहुत से बच्चों में हो जाती है, जिसमें लापरवाही बरतने से भी श्रवण बाधिता आ जाती है। जैसे कि इसमें इसके लक्षण हैं कि जैसे कानों का बहना या कान में किसी भी प्रकार की समस्या होना। इसके अलावा भी किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना, बीमारी या संक्रमण के कारण भी कान में किसी भी प्रकार के संक्रमण या चोट लगने की वजह से भी जो है श्रवण बाधिता या श्रवण अशक्तता की समस्या पैदा हो सकती है। तो ये सब तो बहुत से कारण थे जो हमने देखे जो कि श्रवण बाधिता या किसी अन्य प्रकार की अशक्तता के भी कारण हो सकते हैं। इनमें से बहुत से कारण ऐसे हैं जैसे दुर्घटना, बीमारी, संक्रमण, कुपोषण इत्यादि। ये सब ऐसे कारण हैं अनुवांशिकी जो कि किसी भी प्रकार की अशक्तता या डिसेबिलिटी का कारण हो सकते हैं बच्चों में, बालक में या किसी व्यक्ति में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि जो ये श्रवण बाधित बालक हैं इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जैसा कि हमारा टॉपिक में है, इनके जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से इनको शिक्षा देनी चाहिए कि ये अच्छी प्रकार से सीख सकें और किस प्रकार का प्रशिक्षण इनको दिया जाना चाहिए कि ये जीवन में सबके साथ कदम से कदम मिला के चल सकें, समानता के आधार पर इनको समानता का अधिकार दिलाया जा सके और ये आर्थिक रूप से भी सक्षम होकर समाज का और परिवार का एक अभिन्न अंग बनकर सामान्य व्यक्तियों के सामान्य जीवन जी सकें और इनका पुनर्वास किया जा सके। यहाँ पर मैंने श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा या इनके स्पेशल एजुकेशन नीड्स को मेनली मुख्य रूप से 5 पॉइंट्स में डिवाइड करके आपके सामने लाएं। इसके अलावा भी आप इसमें और कुछ पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। तो आइए पहले हम इनको देख लेते हैं।
सबसे पहला है समन्वित या इंटीग्रेटेड क्लासरूम, कक्षा कक्ष। समन्वित कक्षा कक्ष सामान्य बालकों के साथ ही जब विशेष बालकों को या डिसेबल बालकों को भी एक साथ शिक्षा दी जाती है सामान्य शिक्षा व्यवस्था में, तो इसको समन्वित कक्षा कक्ष कहते हैं। तो ऐसे श्रवण बाधित बालक जिनमें कि श्रवण संबंधी अशक्तता बहुत ज़्यादा नहीं है, या श्रवण संबंधी अशक्तता या दिक्कत जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं, अल्प मात्रा में है, तो इनको सामान्य कक्षा कक्ष में ही सामान्य बालकों के साथ ही कुछ विशेष सुविधा व्यवस्था के साथ, जैसे इनको बैठने की इनके आगे व्यवस्था कर दी जाए और इनके लिए कुछ टीचिंग एड्स जिनको कि दिखाकर इनको आसानी से समझाया जा सके, इस तरह की व्यवस्था या सुविधाओं के साथ इनके लिए कुछ हियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स की व्यवस्था करके इनको सामान्य कक्षा कक्ष में भी सामान्य शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भी इनको शिक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा जो कम श्रवण क्षतिग्रस्तता से ग्रसित बालक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है इनमें, कम मात्रा में है, या ये बहुत ज़्यादा गंभीर या अति गंभीर वाली श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इनको नियमित विद्यालयों में ही अलग से क्लासरूम में इनके लिए व्यवस्था करके भी इनको शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जा सकता है, या इनके लिए अलग से स्पेशल स्कूल की भी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में जो विशेष विद्यालय हैं उनमें जब इनको भेजा जाता है तो वो उसी केस में भेजा जाता है जब इनके अंदर जो है अशक्तता या जो समस्या है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इनके लिए आवासीय विद्यालय, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनके आसपास विद्यालय नहीं है या विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, तो इनके लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करके भी इनको शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिसमें कि इनके डिसेबिलिटी से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं इनको प्रदान करके इनको शिक्षित किया जा सकता है। आवासीय विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जिसमें कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के रहने और खाने की भी व्यवस्था की जाती है, मतलब कि बच्चे वहीं पर रहकर पढ़ाई करते हैं और उनके रहने की भी व्यवस्था वहीं पर होती है। ये सब तो हुआ कि किस प्रकार के स्कूल्स में जो है उनको शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए। लेकिन जो ये श्रवण बाधित बालक होते हैं इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है सुनने की, मतलब कि इनको सुनने में दिक्कत होती है, तो इनको शिक्षित और प्रशिक्षित करते समय जो है उचित संप्रेषण व्यवस्था हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये उचित संप्रेषण व्यवस्था कई प्रकार की हो सकती है स्टूडेंट्स, उसको मैं आपको PDF में जो इस टॉपिक का PDF मैं ग्रुप में डालूँगी उसमें आपको मैं उसको कवर करके उसको भेज दूँगी। तो उचित संप्रेषण व्यवस्था इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम इनके लिए बनाया जाए जिससे में कि ये आसानी से जो चीज़ें इनको सिखाई या पढ़ाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं उसको सीख सकें और समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारे श्रवण बाधित बच्चों या बालकों की बातें, उनके क्या कारण हैं और किसे कहते हैं और किस प्रकार की उनकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स जो भी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होते हैं हमारे डिसेबल्ड चाइल्ड्स के, वो उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होते हैं। यहाँ स्पेशल एजुकेशन नीड्स से तात्पर्य है कि उनको उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है जो उनमें कमियां हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जो है शिक्षा सुविधाएं दी जाए, या जिस भी प्रकार के उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, चाहे वह व्यावसायिक हो या सामान्य शिक्षा से संबंधित हो, उसमें उनको इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि वो आसानी से किसी भी दिक्कत के बिना शिक्षित और प्रशिक्षित हो सकें और आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें और समाज में सामान्य लोगों की तरह जीवन
व्यतीत कर सकें और उनका पुनर्वास हो सके। यही मुख्य एम होता है इनके स्पेशल एजुकेशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के पीछे। तो इसमें इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में आते हैं तो आप या बुक की हेल्प से और कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हमने श्रवण बाधित बालकों की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन और इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन और जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ और इसके अलावा जो हमारे ये ऑर्थोपेडिक जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, सब के लिए हम अलग अलग वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में 2 प्रकार की इम्पेयरमेंट को भी कवर कर सकूँ, लेकिन उससे क्या होता है ना कि चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली डिसेबिलिटी की बात करेंगे। तब तक आप इतने का नोट्स बना लेंगे और इसका PDF भी मैं ग्रुप में डाल दूँगी। बीच में कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है या आपके PDF को मांगा जा सकता है ग्रुप में। अभी आपके एग्ज़ाम्स भी टल गए हैं, तो 3rd सेमेस्टर का आपका एक ही पेपर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो आपको थोड़ा सा समय निकाल करके अपने लास्ट सेमेस्टर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स तो आपके होंगे ही होंगे और ये कभी भी हो सकते हैं 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। तो आप लोग अपना लेसन प्लान की तैयारी के साथ साथ इसके जो सिलेबस है इसको भी पूरा करते जाइए।